स्वतंत्रता प्राप्ति के विगत 70 वर्षों में देश के अंदर विकास के कई कार्यक्रम चलाए गए, परंतु इन कार्यक्रमों के चलाए जाने के बावजूद देश के अंदर रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए हो हंगामा होते रहा है। इन बुनियादी चीज़ों के पीछे हंगामे का मुख्य कारण हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो विभिन्न विकास के कार्यक्रमों को हमेशा ठेंगा दिखा जाती है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आप मेरा YouTube चैनल श्रीनिवास कुमार देख रहे हैं और आज के इस वीडियो में मैं जिन बिंदुओं पर बात करूंगा वो क्लास 10th से संबंधित है। विषय है अर्थशास्त्र और आज अर्थशास्त्र के पहले अध्याय का 8वां भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस 8वें भाग के अंदर जिन मुख्य बिंदुओं पर आप चर्चा देखेंगे, वो बिंदु में से पहला जो बिंदु है वो है गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन। दूसरा जो बिंदु मैं आपके समक्ष रखूंगा वो है मनरेगा। पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में मनरेगा हुआ। तो देखेंगे नरेगा और मनरेगा में क्या क्या आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। और उसके बाद एक जो लास्ट टॉपिक है वो है इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास। तो समय न गवाते हुए एक एक बिंदुओं की मैं व्याख्या आपके सामने रखते जा रहा हूँ। सबसे पहला जो बिंदु है वो है गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। क्या होता है गरीबी रेखा, क्या होती है पॉवर्टी लाइन? शुरू से ही जब देश आज़ादी 47 में मिली हमें, उसके बाद लगभग 1960 तक, 47 से लेकर 1960 तक या यूं कह लें कि 65 तक देश के अंदर पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा जैसा कोई शब्द नहीं था। परंतु 60 के बाद देश में गरीबी रेखा जैसे शब्द आने शुरू हुए और उसके बाद आना शुरू हुआ गरीबी रेखा से संबंधित शोध और उस पर अर्थशास्त्रियों की विभिन्न टिप्पणियां, और उस आधार पर गरीबी रेखा का विभिन्न पैमाना। चूँकि ये पैमाने कभी भी आलोचना से परे नहीं रहे हैं। हमेशा जो भी गरीबी रेखा से नीचे का कैटेगरी बना है, गरीबी रेखा के नीचे किनको रखा जाए, गरीबी रेखा से ऊपर किनको रखा जाए, वो जब भी कैटेगरी बना है हमेशा कुछ न कुछ विवाद रहा है। और भारत गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन के मामले में बराबर विवादों से घिरा रहा है। खैर, सरकार ने जो आंकड़े तय किए हैं विगत वर्षों में वो तो पढ़ना हमें ज़रूरी है, और जो हमारी पुस्तक में है यानी 10th क्लास के पुस्तक में है उसको तो जानना अति आवश्यक है, क्योंकि वहाँ से 1 नंबर के सवाल साथ ही लघु उत्तरीय प्रश्न उठते रहते हैं। तो गरीबी रेखा क्या है, इन्हें 3 आयामों से हम समझेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि गरीबी रेखा एक ऐसा लाइन है, काल्पनिक लाइन है, एक ऐसी लाइन खींची गई है, रेखा खींची गई है जिसके नीचे जो व्यक्ति आएगा वो गरीबी रेखा से नीचे होगा, यानी वो ज़्यादा गरीब होगा, गरीब कहलाएगा। और जो इस लाइन से ऊपर आएगा वो गरीबी रेखा से ऊपर कहलाएगा। अब लाइन की सीमा अलग अलग है। सबसे पहले एक और बात आप जानिए कि योजना आयोग जो है, जिसे अब नीति आयोग हम कहते हैं, जब से मोदी की सरकार आई है योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। पहले आप सुने होंगे पंचवर्षीय योजना, तो योजना आयोग ही पहले पंचवर्षीय योजना बनाता था, अब नीति आयोग उसके जगह आया हुआ है। तो योजना आयोग, वर्तमान समय में हम इसे नीति आयोग कह सकते हैं। इसी योजना आयोग या नीति आयोग के सीमांकन के द्वारा यही सीमा तय करते हैं, यही वो बाउंड्री लाइन बनाते हैं। सीमांकन के द्वारा गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। अब योजना आयोग ने या नीति आयोग ने जो मानदंड बनाए वो कैलोरी पर आधारित है। आपको पता होगा कैलोरी ऊर्जा का एक मानक है। इतना कैलोरी हमें ऊर्जा रोज चाहिए। मछली खाओगे तो इतना कैलोरी मिलेगा, अंडा खाओगे तो इतना कैलोरी मिलेगा, चावल खाओगे तो इतना कैलोरी मिलेगा, बराबर किसी न किसी के मुंह से आप सुनते होंगे। तो ये एक एनर्जी का पैमाना मात्र है
लेकिन इसी पैमाने के आधार पर गरीबी रेखा तय किया गया। कैसे? 1969-70 की बात, क्योंकि उसी वक्त से गरीबी रेखा का पैमाना तय किया जाना स्टार्टिंग होने को आया या स्टार्ट होते रहा है। योजना आयोग उस वक्त था। दो अर्थशास्त्री हैं, एक का नाम है एम डांडेकर और दूसरे का नाम है एन रत्त। यानी एम डांडेकर और एन रत्त दोनों अर्थशास्त्री ने 1969-70 में गरीबी रेखा का एक पैमाना कैलोरी पर यानी कि आहार पर तय किया, न्यूट्रिशंस पर तय किया। क्या तय किया इन्होंने? ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्क के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र के वयस्क के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अब जरा इसको व्यवहारिक ढंग से समझिए। अगर आप गांव के रहने वाले हैं, विलेज में रहते हैं, आप गांव के रहने वाले हैं, तो आप अगर 2400 कैलोरी ऊर्जा पाते हैं अपने खाने पीने से, वो चाहे आप क्या क्या चीज खा रहे हैं उस पर सर्वे है इस आयोग का या इन लोगों का, इन अर्थशास्त्रियों का। तो अगर आप 2400 कैलोरी पाते हैं तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं। और अगर आप शहर में रहने वाले हैं और 2100 कैलोरी ऊर्जा पाते हैं या इससे ऊपर पाते हैं तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं। यानी कि सीधे तौर पर यह समझिए कि गांव का रहने वाला व्यक्ति अगर 2400 कैलोरी अपने भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है या इससे ज्यादा करता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर 2400 कैलोरी से वो कम ऊर्जा पाता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। अब शहर की बात करें तो शहर में अगर 2100 कैलोरी एक व्यक्ति प्रतिदिन ऊर्जा खाने से प्राप्त करता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त करता है अपने भोजन से तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि गरीबी रेखा यानी कि पॉवर्टी लाइन का ग्रामीण क्षेत्रों में मानदंड क्या है। ऑप्शन देगा 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2500 कैलोरी, 2600 कैलोरी। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। शहरी क्षेत्र में क्या है? 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो ये मानक जो है वो तय किया गया योजना आयोग के द्वारा और किनकी सिफारिशों पे या किनके शोध कार्य पर? वो थे एम डांडेकर और एन रत्त। ये घटना, ये जो आंकड़ा है ये 1969 से 70 यानी कि 1969-70 के दशक का है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे ये वाला पॉइंट, क्योंकि आपकी पुस्तक में इसी चीज की ज्यादा व्याख्या है और इसी पर ज्यादा जोर दिया गया है। 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी, सिंपल सा है। 2400 कैलोरी गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर अपने भोजन से 2400 कैलोरी पा रहा है या उससे ऊपर पा रहा है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है। 2400 कैलोरी से नीचे पा रहा है तो गरीबी रेखा के नीचे है। और अगर शहर में हैं आप या शहर में कोई व्यक्ति है और वो अगर प्रतिदिन 2100 कैलोरी अपने भोजन से प्राप्त कर ले रहा है तो या उससे ज़्यादा कर ले रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर 2100 कैलोरी से कम पा रहा है अपने भोजन से ऊर्जा तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको बस ये दोनों आंकड़े याद रखने होंगे। अब बात आती है कि इस आंकड़े पर काफी विवाद हुआ। विवाद क्यों हुआ भाई? कि जैसे इन्होंने डांडेकर महोदय और रत्त महोदय ने अगर कैलोरी की गणना मछली पर किया है कि मछली खाने से किसी व्यक्ति को इतना कैलोरी मिलेगा और वो व्यक्ति मछली खाता ही नहीं है, तब तो उस पर फेल कर गया ये नियम। तो इसलिए ये आंकड़ा विवादित है, परंतु आपकी पुस्तक में है इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। व्यवहारिक रूप को हटा दीजिए, तो जो किताबी चीजें हैं उसको रटना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में यही पूछेगा। इससे बात बनी नहीं, 2400 और 2100 कैलोरी से बात बनी नहीं, बात आगे चली।
और फिर एक और समिति का गठन किया गया 2009 में। इसका नाम है सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर ये अर्थशास्त्री हैं और ये सुरेश तेंदुलकर और अन्य लोगों को मिलकर एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम पड़ गया सुरेश तेंदुलकर समिति। 2009 में गठन हुआ है इसका। और इस समिति ने जो सुझाव दिए वो भी काफ़ी उल्लेखनीय है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कैलोरी का पैमाना हटा दिया। कैलोरी को वो रुपए में काउंट कर दिए, यानी कि रुपए में तब्दील कर दिया कि कितना रुपया रहेगा तो व्यक्ति इतना कैलोरी पालेगा, यानी कि कितना रुपया वो खर्च करेगा तो इतना कैलोरी वाला खाना वो प्राप्त कर लेगा। तो जरा देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति जी का रिपोर्ट क्या कहता है। ये भी काफ़ी विवादित रहे हैं, इनकी भी रिपोर्ट काफ़ी विवादित रही है। ये कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 27 रुपया प्रतिदिन खर्च करता है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति रोज अगर 27 रुपया खर्च करता है तो वो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर है। 27 रुपया अगर गांव में आप हैं और 27 रुपया खर्च कर दिए या उससे ऊपर खर्च करते हैं रोज, तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं। किसके द्वारा? 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति के रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद ये कहते हैं कि शहर में अगर आप हैं और रोज 33 रुपया से ऊपर या 33 रुपया खर्च करते हैं या उससे ऊपर खर्च करते हैं तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं। अगर 33 से नीचे करते हैं तब आप गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो ये आंकड़ा इनका था, हालांकि व्यवहारिक रूप में इसकी भी काफ़ी आलोचना हुई। अब आते हैं एक और समिति का गठन हुआ 2012 में जिसका नाम है रंगराजन समिति। और ये रंगराजन महोदय ने इनकी चीज़ों में कुछ परिवर्तन किए, यानी कि इनके रुपए को बढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि अरे भाई आप 2009 में किए थे, हम 2012 में कर रहे हैं, 14 में पब्लिश्ड होगा या 13-14 में आएगा, तो हम कुछ बढ़ा रहे हैं पैसा। ये भी सफिशिएंट नहीं है, इनकी भी आलोचना हुई है। ये कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 32 रुपया प्रतिदिन खर्च करने वाला है या इससे ऊपर खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर 32 रुपया से नीचे खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। अब कह रहे हैं ये शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए कि अगर शहर में कोई व्यक्ति रह रहा है 47 रुपया से खर्च कर रहा है या इससे ऊपर खर्च कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और 47 रुपया से नीचे खर्च कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। ये सिंपल सा इन लोगों का एक आंकड़ा जिसके अनुसार देश में गरीबी रेखा का सीमांकन किया जाता है, गरीबी रेखा तय की जाती है। अब एक अलग बात, इन्हीं के आधार पर क्या तय किया जाता है? आपने नाम सुना होगा BPL, APL, ये बड़ा फेमस नाम है, बिहार यूपी में खूब। BPL, APL। BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, B से बिलो, P से पॉवर्टी और L से लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे। और APL का मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से ऊपर। अभी अगले अध्याय में और चीज़ें इससे जुड़ी हुई आएंगी या ये फिर आएगा बिलो और एबव। तो BPL ये उन व्यक्तियों का बनता है जो गरीबी रेखा से नीचे का गुजर बसर करते हैं, उनका BPL बनेगा और उनको अनाज, चीनी, चावल, तेल, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जो APL वाले हैं, एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर, उनके लिए ये सब कुछ सुविधा नहीं है। तो इन्हीं आंकड़ों के आधार पर, इन्हीं सभी रिपोर्टों के आधार पर BPL, APL बनाया गया है, बिलो पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन बनाया गया है। तो ये था आपका गरीबी रेखा। एक नंबर का एक GK आप समझ लीजिए।
भारत में अगर बिलो पॉवर्टी देखा जाए, बिलो पॉवर्टी लाइन देखा जाए, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की का प्रतिशत देखा जाए, तो वो 28.5% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 28.5% ये आंकड़ा है गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले भारतीयों का। ये था आपका गरीबी रेखा। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से जब भी आएगा 2400 और 2100 कैलोरी से यहीं से आएगा। बाकी जानकारी के लिए या कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपके पास मैं ये दिया। अब दूसरे टॉपिक की चर्चा करते हैं। दूसरा टॉपिक है नरेगा और मनरेगा। कंफ्यूज्ड मत होइएगा, चूंकि दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस थोड़ा सा नाम में परिवर्तन है और समय के अनुसार कुछ नियमों में परिवर्तन है। दोनों में डिफरेंस मैं करके दिखाऊंगा आपको, या है दोनों में डिफरेंस, उसको स्पष्ट मैं बताने की कोशिश करने के लिए ऐसा बस किया हूँ। सबसे पहले नरेगा को समझिए, चूंकि ये सबसे पहले इस नाम से योजना आई रोजगार गारंटी देने की। पूरे देश में बेरोजगारी को दूर करने का ये बहुत ही सफल प्रयास देश के अंदर रहा। तो नरेगा हिंदी में ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश में NREGA लिखाता है। नाम पूछता है कि नाम का पूरा फुल फॉर्म आप बताइए, मतलब ये शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम बताने के लिए आता है 1 नंबर का क्वेश्चन। पूरा नाम है इसका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 ये नरेगा का पूरा नाम है। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। एक्ट को अधिनियम कहते हैं। 2005 इसमें भी आप लगा सकते हैं। तो ये पूरा नाम हुआ, इसका फुल फॉर्म हुआ नरेगा का। अब इसकी शुरुआत नरेगा की जो हुई है वो 2 फरवरी 2006 को हुई। उस वक्त देश के अंदर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह द्वारा चालू की गई ये बृहत्तम योजनाओं में से एक है। तो 2 फरवरी 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो विश्व के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा चालू किया गया यह नरेगा कार्यक्रम, रोजगार गारंटी अधिनियम, जो काफ़ी मकबूल हुआ और काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया। शुरुआती दौर में ये इसके जो नियम कानून थे वो बहुत सीमित थे। आज के समय में ये एक बहुत विस्तृत रूप ले चुका है। अब नरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोज़गार गारंटी मिलता है। एक मज़दूर अगर नरेगा में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन करवाता है उसके 15 दिन के अंदर उसे रोज़गार मिलना चाहिए। अगर 15 दिन के बाद भी रोज़गार उसे नहीं मिलता है तो जितना दिन नहीं मिलेगा उतना दिन 182 रुपया के हिसाब से सरकार उसको पैसा देगी, रोज़गार भत्ता देगी। काम नहीं मिलता है तो, अगर काम मिलता है तो उसे काम पे बुलाया जाएगा, वो आएगा, 7 घंटे का वर्किंग टाइम है, वो 7 घंटे वो वर्क करेगा, उसके बाद उसको 182 रुपया पर डे के हिसाब से मिलेगा। अब बात आती है कि ग्रामीण क्षेत्र का में रहने वाले लोगों के लिए रोज़गार है, तो उसके घर से, जिस बंदे को रोज़गार मिला है उसके घर से 5 किलोमीटर के अंदर ही उसे रोज़गार मिलना चाहिए, मिलेगा। अगर 5 किलोमीटर के अंदर न मिल के 10 किलोमीटर के अंदर मिला तो फिर 10% अतिरिक्त भत्ता उसे दे होगा, यानी 10% अतिरिक्त पैसा उसको देगी सरकार। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख रखा हूँ, आप ध्यान से फिर एक बार समझ लीजिए। नरेगा, जिसका पूरा नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 है, इसको हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह
के द्वारा किया गया, वो तात्कालिक उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इस नरेगा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जिसका नरेगा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है, यानी 365 दिन में उसे 100 दिन रोजगार पक्का मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो उसे भत्ता उसका मिलेगा। 100 दिन रोजगार नहीं मिला तो 100 दिन का बिना रोजगार मतलब बिना काम किए भी पैसा सरकार को देना है। तो 100 दिन का रोजगार गारंटी मिलता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो काम करने वाले लोग हैं उसमें 33% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, यानी 33% महिला का ही रजिस्ट्रेशन उसमें होगा। बाकी जो बचता है सीट वो पुरुषों से भरा जाएगा। अब काम कितना देर करना है? काम करना है 7 घंटा। और सप्ताह में कितना दिन काम मिलेगा? 6 दिन। 6 दिन आपको सप्ताह में काम मिलेगा और रोज के हिसाब से 7 घंटा आपको रोज काम करना होगा। अब उसके बाद रोज रुपया कितना मिलेगा? पैसे को देखा जाए तो 182 रुपया पर डे मिलेगा आपको। पहले पैसा कम था, बाद में 182 रुपया पर डे कर दिया गया। 182 रुपया रोज के हिसाब से आपको जोड़ के सरकार देगी। और आपके घर से यानी कार्यस्थल से 5 किलोमीटर के अंदर आपको रोजगार मिलेगा। 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको काम करने जाना होगा। और अगर 5 किलोमीटर से बाहर काम मिलता है, आपके घर से 5 किलोमीटर से बाहर काम मिलता है, तो फिर 10% अतिरिक्त शुल्क, अतिरिक्त पैसा आपको सरकार देगी। आपके इस मूलधन मतलब आपको रोज जो मिल रहा था 182, उसका 10% अधिक पैसा बढ़ा के देगी। खैर, तो ये था आपका नरेगा। अब समझते हैं थोड़ा सा मनरेगा को, जो इसी का बदला हुआ बस नाम है। शुरुआत का टाइमिंग अलग है और कुछ आमूलचूल परिवर्तन इसमें है। मनरेगा नाम आप स्पेलिंग देख लीजिए, MANREGA, मनरेगा। अब इसका पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम है द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हिंदी में कहते हैं इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इस मनरेगा मतलब नरेगा को बदल के मनरेगा कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009, ये डेट याद रखिएगा। अब शुरुआत सेम है, चूंकि नरेगा को ही बदल के मनरेगा कर दिया गया, इसलिए मैंने यहाँ सेम लिख दिया है। सेम मतलब ये वाला चीज ही उसमें होगा। अब बात आती है कि यहाँ पर आप देख रहे थे नरेगा जब तक नाम था तब तक 100 दिन का रोजगार मिलता था, यानी कि 365 डेज होता है साल में, इसमें से 100 दिन मिल रहा था रोजगार नरेगा जब तक था। लेकिन 2009 के बाद 150 दिन वर्किंग टाइम हो गया, यानी कि 365 दिन साल में होते हैं, उसमें से 150 दिन आपको रोजगार मिलना पक्का है, तय है। 150 दिन मिलेगा ही मिलेगा। अगर 150 दिन रोजगार नहीं मिला आपको तो उतना भत्ता आपको मिलेगा, यानी कि उसका पैसा मिलेगा आपको। तो 150 दिन रोजगार मिलता, रोजगार की गारंटी है इसमें, और वही 33% महिला का आरक्षण है इसमें। उसके बाद काम करने का जो अवधि है वो वही है, रोज 7 घंटा काम करना है, 6 दिन ही वही रह गया। उसके बाद एक और परिवर्तन इससे अलग हो गए। इसमें देखिए 182 रुपया नरेगा था, 182 रुपया मिलता था। मनरेगा हुआ तब 182 रुपया से नहीं बढ़ा है। इधर हाल में जो प्रधानमंत्री ये अभी जो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना के टाइम देश को दिया, इस पैकेज की एक राशि मनरेगा को भी गई, जिसके कारण मनरेगा में काम करने वाले जितने मजदूर थे उनको रोज जो 182 रुपया मिलता था वो बढ़ के 205 रुपया हो गया, 202 रुपया हो गया, 202 रुपया हो गया। यानी लगभग 20 रुपए की वृद्धि इस 20 लाख करोड़ के कोरोना वाले पैकेज के बाद, या कोरोना के टाइम जो आर्थिक विकास की दर रुकी, कम हुई, उसको फिर पुशअप करने के लिए जो पैकेज दिया गया उसमें इसको भी मिला, और इसमें इसी कारण 202 रुपया रोज का मजदूरी कर दिया, यानी 20 रुपया बढ़ोतरी अब हो गया है। तो 202 रुपया मनरेगा में काम करने वाले अभी के मजदूरों को मिलेगा।
और बाकी कार्यस्थल से 5 किलोमीटर के अंदर ही उनको रोजगार मिलेगा। अगर 5 किलोमीटर से बाहर वो काम करते हैं तो उनको फिर रोजगार भत्ता में 10% एक्स्ट्रा जोड़ के मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कंफ्यूज्ड मत होइएगा कि नरेगा अलग मनरेगा अलग, चूँकि अलग अलग मैंने इसलिए किया है कि आपको स्पष्ट पता चले। जैसे इसका फुल फॉर्म कुछ है, उसका फुल फॉर्म में कुछ ऐड हुआ है। इसमें देख रहे हैं आप 100 दिन का गारंटी रोजगार का था, इसमें 150 दिन का गारंटी का आगे आ गई बात। अब 182 रुपया इसमें मिल रहा था मनरेगा। अब ऐसा नहीं है कि मनरेगा जब से हुआ तभी से 202 रुपया हुआ है, मतलब 2009 से नहीं हुआ है, इधर हाल में हुआ है। तो 202 रुपया, तो ये डिफरेंस आप याद रखिए। ये कॉमन रूप से आप याद रख सकते हैं कि जहां पहले नरेगा में 182 रुपया मिलता था, वहीं मनरेगा के अंतर्गत अब 202 रुपया पर डे मिलता है। जहां नरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार गारंटी था, वहीं मनरेगा के अंतर्गत अब 150 रुपया मिलता है। या सीधे आप कह सकते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत अब पहले की अपेक्षा, पहले जो 100 दिन का रोजगार मिलता था वो अब 150 दिन का मिलता है। पहले जो 182 रुपया मिलता था आज 202 रुपया पर डे मिलता है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बस फुल फॉर्म थोड़ा सा अलग है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपके सिलेबस में बहुत थोड़ा विस्तृत रूप में दिया है। और 2 नंबर का सवाल इससे, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से बिल्कुल आने की संभावना है। साथ ही 1 नंबर का सवाल भी काफ़ी इससे टच करता है, खास करके यहाँ से कि नरेगा का पूरा नाम या मनरेगा का पूरा नाम पूछ देगा, या नरेगा का फुल फॉर्म पूछ देगा, मनरेगा का फुल फॉर्म पूछ देगा, पर डे जो पैसा है वो पूछ सकता है। तो सवाल बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्टिव हैं, कहीं से भी आ सकता है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास। ये इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी विकास क्या है, ये परीक्षा में हमेशा लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछता है और 1 नंबर का सवाल यहाँ से नहीं आता है। समझ लीजिए थोड़ा सा है। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, जैसा कि आपको लोग लग रहा है कि सब एक ही में समाया हुआ होगा। समावेशी सब एक ही में समाया हुआ, इंक्लूसिव सब एक दूसरे से गुथा हुआ, मिला हुआ। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा विकास है जिसमें समाज के सभी क्षेत्र और सभी वर्ग का विकास संभव है और सभी वर्ग और सभी क्षेत्र का विकास किया जाता है। अब सभी क्षेत्र से तात्पर्य है कृषि का क्षेत्र हो गया, उद्योग का क्षेत्र हो गया, व्यवसाय का क्षेत्र हो गया, व्यापार का क्षेत्र हो गया। तो जितने भी क्षेत्र आप देख रहे हैं, वो जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये सभी सेक्टरों का विकास को साथ में रखा जाता है। और उसके बाद सभी वर्गों यानी सभी जातियों का, सभी धर्मों के लोगों का एक साथ विकास करना, यही समावेशी विकास कहलाता है। इस विकास में भेदभाव की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पर जाति पाति, धर्म या ऊंच नीच या आर्थिक असमानता नहीं देखी जाती और सबके विकास के लिए काम किया जाता है। और यह विकास की एक नई अवधारणा है और इस अवधारणा से अगर सरकार चलती है तो पूरे देश का सामूहिक तौर पर पूरे देश के सभी क्षेत्रों का और सभी वर्गों का विकास संभव है। तो आज 3 मुख्य टॉपिकों पे चर्चा चली और इस चर्चा के बाद हर्ष की बात है कि पहला अध्याय आपका समाप्त हुआ, थ्योरेटिकल। अब एक वीडियो बनेगा इस अध्याय पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों का। और उस बहुविकल्पीय प्रश्न वाले वीडियो के बाद ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, फिर हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।